हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल मेंटर पे। दोस्तों, हम साइंस पढ़ रहे हैं और ये एनसीईआरटी का साइंस है क्लास 6 का, जिसका हम आज 5वें चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम आज पढ़ेंगे 5वें चैप्टर को, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें देखेंगे कि क्या क्या विधियाँ होती है सेपरेशन की, मतलब क्या किन किन तरीक़ों से पदार्थों को जो एक में मिल जाते हैं उनका पृथक्करण कैसे कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। सही बात है, हम रोज़ अपने घर में देखते हैं चाय बनती है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, छान लिया जाता है छलनी के द्वारा या छलनी के द्वारा, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से छलनी द्वारा पृथक कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हुए भी आप देखे होंगे अपने गांव में, अपने घरों में। फिर मक्खन को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, दूध या दही का मंथन किया जाता है, जिससे मक्खन अलग हो जाता है। तो ये सारी विधियां हैं जो कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। चाय से कैसे अवांछित पदार्थों को अलग किया जा रहा है, फिर दूध को कैसे या दही को कैसे मथ करके मक्खन निकाला जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि थ्रेसिंग या और विधियों से कैसे फसल को भूसों से या उनके और भी जो अवांछित पदार्थ होते हैं उनसे अलग किया जाता है, अवांछित पार्टिकल्स से अलग किया जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि किन किन विधि से इनको हम अलग करते हैं और क्यों करते हैं, ये आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है पृथक्करण की विधि, यानी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम जानेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या क्या है, पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या है। तो हस्तचयन, हस्तचयन इसमें पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं। हस्तचयन में क्या है, हस्तचयन क्या कहलाता है। तो हस्तचयन वो है जो आपको आपकी आंखों से जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ठोस पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप अपने हाथों से उनको अपने हाथों से चुन करके अलग कर लेते हैं, उसको हम हस्तचयन कहते हैं। हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे हैंड पिकिंग। यानी कि इस विधि से हम गेहूँ, चावल, दाल में पड़े कुछ मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग किस में कर सकते हैं, चावल दाल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। तो आप हस्तचयन को ध्यान रखेंगे कि हस्तचयन क्या है। यहाँ पे एक तस्वीर के माध्यम से अनाज से पत्थर के कंकड़ और जो भी टुकड़े हैं उनको अलग करते हुए दिखाया गया है। आप घर में भी देखते होंगे, चावल जब पकाने के पहले एक बार जरूर चुना जाता है, उससे कंकड़ पत्थर को हटाया जाता है। उसी विधि को हम हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन कहते हैं। फिर आता है दोस्तों थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, थ्रेसिंग में आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर को देखे होंगे। सही बात, देखे होंगे गट्ठर को, जो धान और गेहूं के होते हैं। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। इनको पहले क्या किया जाता है, धूप में इनको सुखा दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेत में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कण की संख्या की कल्पना कीजिए। ऐसा आपको बताया जा रहा है कि जो अन्न कण लगे रहते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है थ्रेसिंग के माध्यम से। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये जो हाथ से थ्रेसिंग हो रहा है, अब तो मशीन आ गए हैं, हाथ से थ्रेसिंग करते हो यानी इसको मसल के या पीट करके कैसे निकाला जा रहा है, इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहेंगे। अब तो थ्रेसर आ गए हैं, मशीन, और हार्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा, कृषि में ये मशीनीकरण होने के बाद किसानों को बहुत ज़्यादा उससे लाभ मिलता है। तो अब देखते हैं दोस्तों निष्पावन। निष्पावन क्या होता है, निष्पावन यानी कि विनोविंग, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे विनोविंग। निष्पावन मतलब विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग। इस क्रियाकलाप को देख लेते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए।
इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। अब इसमें कह रहा है कि आप जो सूखी पत्ती और रेत का जो मिश्रण बनाते हैं उसको मिला लीजिए और एक समाचार पत्र पर या प्लेट पर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, मिश्रण को। उसके बाद क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या इनको आप थ्रेशिंग और हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हैं। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? खुले मैदान में आप ले जाइए। उसके बाद किसी ऊंचे समतल पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक अपने हाथ को ले जाना है। उसके बाद टेढ़ा करके धीरे धीरे उसको फिसलाना है, यानी कि गिराना है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? आपका निष्पावन कहेंगे, यानी कि विनोविंग कहेंगे। किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं, यानी विनोविंग कहते हैं। इसको जैसे धान, हम लोग गेहूं या धान से जो भूसा है उसको अलग करते हैं, निष्पावन यानी कि ओसाते हैं हवा में खड़ा होकर के और ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं। तो क्या होता है कि भारी जो कण है वो, यानी अनाज होता है जो, वो आपके पास गिर जाएगा और इसमें धूल और जो भी भूसा वगैरह होंगे वो बाहर हवा के झोंका से आगे, कुछ आगे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग करने की विधि को हम क्या कहेंगे? निष्पावन कहेंगे, यानी कि विनोविंग कहेंगे। ये विनोविंग है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने में करते हैं। दोस्तों, इस विधि को आप देख लेंगे, ऐसे किया जाता है। इसका उपयोग जो है इस प्रकार से किया जाता है। आप एक बार दिमाग में इसको बना लेंगे पिक्चर को देख करके, ताकि आपको याद रहेगा कि विनोविंग किसे कहते हैं, निष्पावन किसे कहते हैं। ये अनाज आपका गिर गया, फिर सूखा हुआ जो भूसा है वो आगे गिरता है। सूप को हवा में धीरे धीरे कंधे की ऊंचाई तक ले जाके इसको लहराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो होता है चालन। चालन है दोस्तों, चालन यानी कि सीविंग, SIEVING, सीविंग। तो इस विधि से कैसे हम अलग करते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को जो उपयोगी होते हैं। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने के लिए इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? तब हम इस विधि से ही अलग करते हैं, सीविंग विधि से ही अलग करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? भूसा जो, यानी कि जो छोटे छोटे चोकर होते हैं उसको अलग करने के लिए चलनी के द्वारा चाल करके चोकर को निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? इस प्रक्रिया को कहेंगे चालन। तो आप रेत बनाने के लिए, रेत में जो और भी बड़े बड़े जो कण मिल जाते हैं उनसे भवन निर्माण के समय में, उसको भी अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि का ही उपयोग किया जाता है, चालन विधि से ही हम इसको अलग करते हैं। यानी कि बड़े कण को आप महीन और छोटे कण से जब अलग करते हैं तब इस विधि का आप इस्तेमाल करते हैं। फिर दोस्तों आता है आपका अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, अवसादन को बोलेंगे सेडिमेंटेशन, अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन। फिर निस्तारण, निस्तारण है यानी डिकेंटेशन, निस्तारण को डिकेंटेशन बोलेंगे। फिर निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। अब इन तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। प्रायः पकाने से पहले आप चावल से क्या करते हैं? चावल को क्या करते हैं? जल से धोते हैं। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, और क्यों डूबेगा? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? सही बात है, आप देखे होंगे। अब मिश्रण को जल मिलाने पर भारी अवयव, मिश्रण में आप जब जल मिलाएंगे तो भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाते हैं, और जब उसको आप थोड़ा टेढ़ा करके गिरा देंगे तो उस तली में बैठे हुए जो पदार्थ है, जो कण है, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के यानी कि जो धूल
हैं उसमें या भूसा है वो अलग हो जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। इस क्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो ये विधि है, इस प्रकार से जिनको अलग किया जाता है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब आता है दोस्तों अगला, अवसादी मिश्रण। माने जो आप गंदा मिश्रण लिए हुए हैं, अवसादी जो मिश्रण है, बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, यानी कि डिकेंटेशन कहते हैं। अब इनको देख लेते हैं, इस विधि को देख लेते हैं। डिकेंटेशन पढ़ लिए हम और उसके बाद सेडिमेंटेशन भी पढ़ लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे ये मिट्टी को जब हम मिलाते हैं तो नीचे ये बैठ जाता है, नीचे बैठ गया है पानी में। इस विधि को हम क्या कहेंगे? आप जब निकालते हैं तो अवसादन बोलते हैं। कि अवसादी जो पदार्थ है, जो कण है, उसको अलग कर लेते हैं बिना किसी भी प्रक्रिया को जटिलता से किए हुए, आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं? अगला जो है आप टेढ़ा करके हल्का निकाल लेते हैं, इसको निस्तारण बोलते हैं, यानी कि डिकेंटेशन बोलते हैं। तो इन विधियों से आप अलग कर सकते हैं। चावल में जो बैठे धूल कण है या भूसा है, उसको आप अलग कर सकते हैं। फिर निस्तारण के द्वारा आप पानी में यदि अगर तेल मिल जाता है या कोई और अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और उसके बाद आप थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल सकते हैं, तो इसको आप निस्तारण विधि से ही निकालेंगे। तो यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। सही बात है, मैंने आपको बताया कि तेल ऊपर आ जाता है, उसके बाद हम उसको टेढ़ा करके हल्का निकाल लेते हैं निस्तारण विधि से, यानी डिकेंटेशन विधि से। तो अब आगे देखते हैं, यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। अब देखते हैं, आइए फिर ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। छलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं चाय को छानने के लिए। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। निस्तारण विधि का जब आप उपयोग करेंगे तो इसमें कुछ जो अशुद्धियां हैं वो बची रह जाएंगी, कुछ अशुद्धियाँ जो है इसमें रह जाएंगी, अलग नहीं होंगी। यानी कि आप पूरे तरीके से चाय को निस्तारण विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि टेढ़ा करके भारी ऊपर के नीचे बैठे हुए अशुद्धि से आप ऊपर के शुद्ध या अन्य जो उपयोगी पदार्थ है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो चाय को हम क्या करते हैं? चाय का फिल्ट्रेशन करते हैं, निस्यंदन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में आ जाती हैं? इस प्रक्रम को हम निस्यंदन बोलते हैं, यानी फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, आप अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन ये पढ़ चुके हैं। फिर ऊपर हमने हैंड पिकिंग पढ़ा था, यानी हस्तचलन, फिर थ्रेसिंग था, फिर आपका विनोविंग था। तो सारी विधि को हमने बारी बारी से पढ़ा। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है और कैसे आप इनको अलग अलग करने में। वाष्पन, अब हम लोगों को पढ़ना है वाष्पन। वाष्पन क्या है? यानी कि आपका इवोपरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन को पढ़ लेते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर इसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन क्रिया का उपयोग किया है। आप इसको क्या करेंगे? जल और नमक को मिला लेंगे, फिर इसको एक बॉयल में, एक कटोरा में या एक पतीले में रखेंगे, इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने के लिए आप वाष्पन विधि का जो जल से वाष्प बन करके अलग हो जाएगा और नमक और
आप जल को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि नमक को जल से आप अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहेंगे, इवोपरेशन कहेंगे। वाटर इनटू वेपर, जब वाटर वेपर में चेंज होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? वाष्पन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। EVAPORATION, इवेपोरेशन। जल को देख लेते हैं, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यानी जब वाटर जो है वेपर में बदलेगा तो इसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, वाटर इनटू वेपर। इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। जहाँ जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। हमारे शरीर में भी वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। जो स्वेटिंग होता है यानी कि पसीना होता है, यहाँ यानी कि जहाँ जल होगा वहाँ वाष्पन होगा ही होगा, इवेपोरेशन होगा ही होगा। तो आगे देखते हैं, इवेपोरेशन पढ़े। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हम जब कोई भी अशुद्धि ज़्यादा हो जाती है तो कैसे इनको हम अलग करते हैं? एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जो प्राकृतिक विधि है उससे समुद्री नमक को कैसे तैयार किया जाता है। इवोपरेशन के माध्यम से ही किया जाता है। क्यारी बना करके छोड़ दिया जाता है और क्यारी से क्या होता है? पानी धीरे धीरे अलग हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। उसके बाद नीचे नमक बच जाता है जिसको हम शुद्ध कर लेते हैं। उसको रासायनिक विधियों का इस्तेमाल करके शुद्ध करते हैं और फिर उसको खाने के इस्तेमाल में लाते हैं। खाने का नमक हमारे घर में बनकर आता है। इवोपरेशन के द्वारा ही समुद्री जल से तैयार होता है। दोस्तों देखते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करके हम कैसे अलग करते हैं किसी मिश्रण में। अब देखते हैं, किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं एक से अधिक विधि का उपयोग कैसे हम करते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? रेत और नमक को आप कैसे अलग करेंगे? कैसे हम अलग कर सकते हैं इस विधि से? किन किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम देखते हैं। यानी किन किन मेथड्स ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि से इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगा। माने हम हाथ से चून करके हैंड पिकिंग मेथड से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल डालिए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है? आप देखेंगे अगर ये क्रियाकलाप घर में करके देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि बीकर की तली में जो रेत है वो बैठ जाएगा। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी कि जो आपका बैठ गया है, नीचे पेंदी में बैठ गया है, इसको आप अलग कर सकते हैं निस्तारण और निस्यंदन से, यानी कि फिल्ट्रेशन से आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं? निस्तारण से कर सकते हैं, यानी डिकेंटेशन से कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा हल्का टेढ़ा कर देंगे तो नीचे पेंदी में रेत बैठा रह जाएगा और ऊपर का आपका नमक मिश्रित जो जल है वो आ जाएगा बाहर। तो इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण क्या करता है? आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? हाँ, बात सही है कि वही नमक रहेगा और नमक हमने डाला ही नहीं है, तो और अलग से कहाँ से नमक आ जाएगा? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। कह रहा है कि जो आपने मतलब निस्तारित किया है जल को, यानी कि आपने रेत को अलग कर लिया है, अब केवल पानी में बचा है नमक और पानी। नमक और पानी बचा है, इनको अब अलग करना है। इनको अब हम कैसे अलग करेंगे? नमक को जल से कैसे अलग करेंगे? तो इसको करेंगे वाष्पन तथा संघनन के द्वारा। यानी कि आप वाटर को वेपर में बदलेंगे, फिर जो है वाटर वेपर है वो आपका लिक्विड में आ जाएगा, यानी कि पानी उससे अलग हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं द्रवीकरण। तो इसको अलग करेंगे। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प से यानी कि वाटर वेपर से उसकी द्रव अवस्था में
जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। जब वाटर हमारा पानी जो है वो जब वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प जो है वो पानी में बदलेगा, पानी हो जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों के द्वारा अलग कर लिया है, पृथक कर लिया है। तो इसको पहले क्या किया जाता है कि आप केतली में ये करेंगे, गर्म करेंगे केतली को, फिर वाटर वेपर ऊपर आप पकड़ के एक प्लेट में आइस को रखेंगे, जो वाटर वेपर को अलग से क्या करेगा, वाटर वेपर जो इस पे आएगा, मतलब प्लेट पे जो आएगा, उससे क्या होता है, ठंडा हो जाएगा ऊपर रखे आइस से, और वो वाटर वेपर है तुरंत लिक्विड में बदल जाएगा। यानी कि हम जो पानी यहाँ गर्म करके वाष्प बना रहे हैं वो तुरंत फिर पानी में बदल जाएगा। तो इसमें हम लोग 3-4 विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार हमने मिश्रण से क्या किया, मिश्रण से जब रेत को, नमक को अलग किया, तब निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अब हम ये देखते हैं कि जो पानी है किसी पदार्थ के कितने भी मात्रा को अपने अंदर घोल सकता है, ये देखेंगे हम। यानी जितना मन उतना हम नमक क्या घोल सकते हैं, जितना हमारा मन करे उतना हम क्या पानी में चीनी को घोल सकते हैं। इस विधि को हम देखेंगे, इसको हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है कि जितना चीनी मन करे उतना एक पानी में किसी भी बीकर में रखे या किसी भी ग्लास में रखे पानी में हम घोल सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए आपको बीकर क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस कार्य को करने के लिए बीकर अथवा ग्लास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते और तथा विलोड़ित करते जाइए। इसमें क्या कह रहा है कि नमक को इसमें मिलाते जाइए और विलोड़ित करते जाइए, यानी उसका जो है उसको घोलते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है, यानी कि अब इसमें नमक नहीं घुल सकता। यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन जो है आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा, यानी कि वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में नमक या चीनी या कोई और विलेय पदार्थ, यानी और जो सोल्यूबल है, नहीं घोला जा सकता है, उसका और अधिक सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता है और उसका विलयन नहीं बनाया जा सकता है, इस प्रकार का विलयन जो है संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि संतृप्त विलयन कहेंगे। और उसमें अधिक किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता नहीं बच जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। देखते हैं क्रियाकलाप 9 को देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। इसमें तब तक नमक मिलाने को कहा जा रहा है आपको जब तक कि उसमें और नमक ना मिल सके, ना घुल सके। तो अब इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ये नमक का जो जल है आपका संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। अब इस संतृप्त विलयन में क्या कहा जा रहा है? कम मात्रा में नमक मिलाने को कहा जा रहा है और इसको आपको गर्म करने के लिए कहा जा रहा है। बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? अब आप क्रियाकलाप के माध्यम से देख रहे हैं, करके देखेंगे या आप करके देख भी चुके होंगे, तो आप समझने का कोशिश करेंगे क्या इसकी तली में अभी भी नमक बचा हुआ है। यदि हाँ, तो क्या होता है, और यदि नहीं बचता है तो उसका क्या हुआ, यानी कि वो क्या हुआ कि पानी में घुल गया। यानी हम ठंडा पानी से ज़्यादा गर्म पानी में किसी भी चीज़ को घोल सकते हैं। यानी कि यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, यानी कि उसकी जो क्षमता है उस सॉल्यूशन का, संतृप्त विलयन का, वो और अधिक उसमें घुल सकता है। विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है, और आपका विलेय है यानी कि सोलूबल है, विलयन है यानी कि सॉल्यूशन है।
अविलेय इनसॉल्युबल है। तो आप इन छोटे छोटे चीज़ों को ज़रूर याद रखेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है, अगर हिंदी इंग्लिश कुछ भी आए तो आप उसमें उसको समझ सकें। ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशंस में आपको हिंदी ही देगा, जैसे आपको निस्तारण देगा, निस्यंदन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हैंड पिकिंग या कुछ इस तरीके से आपका दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिंदी ही आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कैसे कैसे अलग किया जाता है, कैसे कैसे आप संतृप्त विलयन कैसे प्राप्त करते हैं, और क्या होता है जब और अधिक नहीं घोला जा सकता है कोई भी पदार्थ को किसी विलयन में, तो क्या तैयार होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके सारांश को। इस चैप्टर का पूरा सारांश क्या था। हस्त चयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करने की विधियां हैं, पृथक्करण की विधियां हैं, सेपरेशन की विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और उसके बाद किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। यानी कि जो चोकर से आप आटा को अलग कर रहे थे उसको इस तरीके से किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, निस्तारण यानी डिकेंटेशन कहते हैं, द्वारा जल को जब अलग कर लिया जाता है। और देखते हैं कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। यानी कि आप फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें तब अलग होता है, इस विधि को फिल्ट्रेशन कहते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। यानी कि नमक का विलयन तैयार कर रहे हैं और उसमें नमक नहीं मिल पाता है, नहीं घोला जा सकता है, वो नमक का संतृप्त विलयन कहलाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। यानी कि उसकी जो मिश्रण करने की क्षमता जो होती है, विलयन की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है जब विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्रा में घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थ की विभिन्न मात्राएं घोलता है। ये रहा हमारा 5वां चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। और आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी आप यदि इसमें परिवर्तन चाहते हैं, कोई भी इसमें आपको कमी दिखती है इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हम लोग पूरा पढ़ेंगे, 6 to 10th साइंस पढ़ेंगे और बारी बारी से, यही 6 क्लास शुरू हुआ है, उसके बाद 6 का ख़त्म करके 1-2 दिन में फिर 7th का शुरू हो जाएगा। और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर देखते जाएंगे, ज़रूर याद करते जाएंगे, ताकि बाद में बेसिक साइंस में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हो, या कि कोई भी और जो सब्जेक्ट है 6 to 10th इसीलिए पढ़ने को बोला जाता है। चलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।